नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर आशीष, दिल्ली का एक आम नागरिक, आज आपके बीच में अपने दिल की बात रखने के लिए उपस्थित हूँ। दोस्तों, आप भी सोचते होंगे डॉक्टर आशीष आप इतने दिन कहाँ रहे। मैं कुछ विकट परिस्थितियों में घिर गया था, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि मैं शराब के नशे में डूब के बैठ गया था, क्योंकि आजकल तो चर्चा शराब ही का है। इसलिए आज उस बारे में कुछ बात करेंगे। लेकिन दोस्त, एक बात मैंने इन कुछ दिनों में सीख ली, समझ ली, और वो ये कि जो बीत गया वो समय अच्छा है, जो चल रहा है वो सच्चा है, और जो भविष्य आने वाला है वो कच्चा है। यानी आज के कर्मों से आप अपने कल को निखार सकते हैं, बना सकते हैं। किसी भी इमारत की ऊंचाई उसकी नींव की गहराई से आंकी जा सकती है। और जब हम बात देश की करें तो देश का भविष्य अगर उज्जवल होना है तो हमारी यंग जनरेशन को उज्जवल होना होगा, अच्छे विचारों के साथ आगे बढ़ना होगा। और अगर उसको खोखला करना है तो भी बहुत आसान है। गलत रास्ते पे डाल दीजिए अपनी जवान पीढ़ी को, यंग जनरेशन को, आपका देश खुद ब खुद बर्बादी की राह पे चल पड़ेगा। संस्कृति, सभ्यता, संस्कार, ये हमारे देश की चिरकाल से विरासत और धरोहर रहे हैं। और गर्व है हर भारतीय को मेरी तरह कि मैं ऐसे देश में पैदा हुआ जहाँ की संस्कृति, सभ्यता और संस्कार आज भी जिंदा है। इसीलिए तो हर विदेश में रहने वाला लड़का एक भारतीय नारी खोजता हुआ भारत तक चला आता है। रहूं चाहे वहां, विवाह तो यहाँ की नारी से ही करूंगा। हम में से कौन नहीं जानता कि शराब से बुद्धि का हनन होता है, नैतिकता का पतन होता है और मानसिकता विकृत हो जाती है। सच कहूं तो मैं बहुत सी लीडरशिप मेंटरशिप करते हुए बहुत डिबेट्स में पार्टिसिपेट करता हूं, लेकिन अगर एक विषय ऐसा है जिसके ऊपर डिबेट हो ही नहीं सकती, क्योंकि डिबेट के लिए दो पक्ष चाहिए, यहां पे तो एक ही पक्ष है, क्योंकि दूसरा पक्ष है ही नहीं। अगर ऐसा कोई विषय है तो वो ये है, क्या शराब अच्छी चीज है? निश्चय ही इसके ऊपर दूसरा पक्ष मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कोई ये मानेगा और जानेगा और कहेगा ही नहीं कि शराब अच्छी चीज़ है। लेकिन इसके बाद भी हम ये जानते हुए भी इसका पान करते हैं। मदिरा पान आज घर घर में होता है, लेकिन चलिए, जब तक घर में होता है तब तक फिर भी बात घर की घर में है। अच्छा तो नहीं कहूँगा, क्योंकि मदिरा पान तो तामसिक ही प्रवृत्ति माना गया है। पुरानी संस्कृति, सभ्यता में, हमारे पुराणों में भी ऋषि मुनि को जब तप करना होता था तो वो सात्विकता से जीवन व्यतीत करते हुए प्रभु की शरण जाने का प्रयास करते थे। और जब उनके तप को भंग करना होता था तो असुरों को वहाँ पे लाया जाता था। और असुरों की प्रवृत्ति सबको मालूम है कि वो तामसिक होती है। मांस, मदिरा और दारू से लिप्त होके वो हर बुरा कर्म करते थे। मैं ये नहीं कहूँगा कि हर दारू, हर मदिरा का सेवन करने वाला दैत्य रूपी है, नहीं। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हर व्यक्ति के अंदर सुर, असुर, देवता और असुर दोनों का वास रहता है। इन द सेंस उसकी मानसिकता सात्विक भी हो सकती है, तामसिक भी हो सकती है, और हर एक व्यक्ति के अंदर ये दोनों साथ चलते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे इसकी मानसिकता सात्विक से तामसिक हो सकती है, जिससे तामसिक मानसिकता को और ज़्यादा आग में घी की तरह काम करने का मौका मिल सकता है। और वो है मदिरा, वो है दारू। आप सोचते होंगे कि आज मैं इस विषय को क्या ले बैठा। दोस्त, पिछले कुछ दिनों से बहुत कुछ सुनने में आ रहा था कि जून 2021 में हम सबकी चुनी हुई दिल्ली सरकार ने न्यू लिक्वर पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया है। चलिए, बहुत पॉलिसीज आती रहती हैं, जाती रहती हैं, ज़्यादा मैंने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। फिर मालूम चला कि नवंबर, दिवाली के आसपास इसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया गया। तभी भी मेरे ज़्यादा कान पे जूं नहीं रेंगी। लेकिन इसके बाद इसका विरोध होना जब शुरू हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने पुरजोर इसका विरोध करना शुरू किया। पता चला कि इसके अगेंस्ट में कहीं धरना हो रहा है। फिर मालूम चला कि कहीं पे हस्ताक्षर अभियान भी छेड़ा जा रहा है, वो भी दिल्ली प्रदेश आदेश गुप्ता जी द्वारा, मीनाक्षी लेखी जी केंद्रीय मंत्री के द्वारा इस हस्ताक्षर मिशन को आरंभ किया गया। 21 दिसंबर से शुरू हुआ यह मिशन 31 दिसंबर तक लाखों लोगों के हस्ताक्षर ले चुका था जिनको इससे आपत्ति थी। तभी भी मेरे दिमाग में ये आया कि ये राजनीतिक से प्रेरित कोई एक फिर से स्टेप हो सकता है कि एक पार्टी कुछ लाई, दूसरी पार्टी ने मना किया।
आपकी तरह एक आम आदमी होने के नाते मेरे मन में भी पहला विचार यही आया। लेकिन फिर जब धीरे धीरे इसके बारे में और ज्यादा चर्चा होने लगी तो मालूम चला कांग्रेस भी इसका विरोध कर रही है। अभी तो दिमाग का ढक्कन खुल गया कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जो दोनों एक दूसरे के एकदम विरोधी हैं, अगर दोनों इसका विरोध कर रहे हैं तो कुछ तो खास बात होगी, कुछ तो इसमें होगा। क्योंकि इस पॉलिसी को कौन लाया? इस पॉलिसी को लाई आपकी और हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार, दिल्ली की सरकार। वो सरकार जो इन दोनों को, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को, गलत कहती थी। वो सरकार जो इनको हटा के एग्जिस्टेंस में, पावर में आई और जो ये कहती थी कि ये दोनों के बुरे कर्मों की वजह से आज दिल्ली की हालत है। हम अच्छे कर्म करते हुए, एक नए किस्म की राजनीति करते हुए हम कुछ नया करके दिखाएंगे। तो दोस्तों मेरे मन में कुछ कोलाहल चलने लगा कि कुछ तो हो रहा है, कुछ तो हो रहा है, क्या चक्कर है। फिर मालूम चला कि एक ऐसा वक्तव्य दे दिया आदेश गुप्ता जी ने, जो कि दिल्ली प्रदेश के भाजपा के अध्यक्ष हैं, कि तीनों कॉरपोरेशंस को डायरेक्शन दे दी गई है कि जो भी नए दारू के ठेके खोले जा रहे हैं और जो मास्टर प्लान के अधिकृत तरीके से नहीं बनाए गए हैं उनके अनुसार, उन सबको सील कर दिया जाए। तो अभी तो लगा भाई साहब कुछ बड़ा होने वाला है। फिर मालूम चला चक्का जाम जैसी चीज भी भारतीय जनता पार्टी अंजाम देने जा रही है। शायद 3 जनवरी को इसका दिन रखा गया है। तो अब दिमाग में ये सोचने पे मजबूर किया कि एक बार इसके बारे में थोड़ा पढ़ना, जानना, समझना तो चाहिए कि आखिर क्यों इसका इतना पुरजोर विरोध किया जा रहा है, आखिर बात क्या है। तो जब इसके बारे में मैंने थोड़ा स्टडी करना शुरू किया तो मालूम चला कि एक दिल्ली सरकार ने एक स्टडी करवाई थी। वो स्टडी ये करवाई थी कि भाई साहब जो दारू है वो कौन लोग ज़्यादा पीते हैं, कहाँ ज़्यादा पी जाती है, किस एज वर्ग में पी जाती है, क्या रेवेन्यू आ रहा है। ये सब के ऊपर जब एनालिसिस कंप्लीट किया गया तो ये निकल के आया कि जो यंगर जनरेशन है ना दिल्ली की, वो दारू का सेवन कम कर रही है बिनिस्बत मुंबई या बाकी जगह के। दूसरा, जो ठेकों का नंबर है वो यहाँ पे कम है। और इन 2 चीज़ों से निष्कर्ष ये निकाला गया कि अगर इनको थोड़ा करेक्ट कर लिया जाए तो हमें रेवेन्यू में काफ़ी फायदा मिल सकता है। बस यही बात पकड़ में आ गई एक राजनीतिक पार्टी की कि रेवेन्यू जनरेशन कैसे किया जा सकता है। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। और इस चीज़ को तो हमने कोविड के दौरान भी देखा था, जब दूसरी लहर आई थी, कि जब मंदिर बंद थे लेकिन दारू की दुकानें खुली थी तो कहानी सिर्फ पैसा 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 था। क्योंकि दुनिया को तो फायदा हो ना हो, पहले रेवेन्यू आ जाए, इसका कोई जुगाड़ कर लिया जाए। तो इन्हीं सब के, लेकिन क्या है ना, पॉलिटिकल पार्टीज की एक और खास बात क्या रहती है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। अभी सच भले ये हो कि रेवेन्यू जनरेशन चाहिए हो, लेकिन ये कहा और जताया तो नहीं जा सकता, बताने को तो कुछ और चाहिए। तो बताने को क्या चाहिए कि हम कुछ ऐसी पॉलिसीज लेके आएंगे जिससे जो ये दारू माफिया है वो खत्म हो जाएगा, जिससे करप्शन कम हो जाएगी, जिससे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी दारू के ठेकों की सब वार्ड्स में। ऐसा नहीं कि कहीं ज़्यादा है कहीं कम है। तो मैं सोचने पे मजबूर हुआ और मंद मंद मुस्कुराया, रे केजरीवाल साहेब, आपको करप्शन कम करनी है तो ये दारू के ठेकों से शुरुआत कीजिएगा, या कहीं एजुकेशन में, कहीं और डिपार्टमेंट्स में भी करप्शन कम करने की चिंता कीजिएगा। अगर आपको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ही करनी है तो दारू से शुरुआत कीजिएगा, या इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन दिल्ली के हर कोने कोने में पानी की पहुंचाइएगा, दवा की पहुंचाइएगा कि दारू की पहुंचाइएगा, अस्पताल खुलवाइएगा कि ठेके खुलवाइएगा, स्कूल बनवाइएगा कि दारू के अड्डे बनवाइएगा। थोड़ा तो कुछ सोचिए कि दिल्ली वालों को क्या चाहिए, दिल्ली वाले आपको किस लिए ताकत दिए, इतने पावर में लेके आए। तो थोड़ा और इसको डिटेल में समझना शुरू किया मैंने, तो मैं तो हैरान परेशान रह गया। क्योंकि जहां पहले रेवेन्यू तकरीबन दिल्ली का एक्साइज रेवेन्यू अगर मैं कहूं तो 6,574 करोड़ ये रेवेन्यू आता है। और ये रेवेन्यू को अगर हम और बाइफर्केशन में आपसे बताना शुरू कर दूं तो जो इंडियन दारू है उससे 4,507 करोड़ आता है, जो फॉरेन दारू है उससे 240 करोड़ आता है, जो कंट्री मेड दारू है 210 करोड़ आता है। अगर एक्सपोर्ट की बात करूं मैं, या मैं बात करूं फीस की, तो परमिट फीस तो वो तकरीबन 300 करोड़ का आता है। और अगर मैं लाइसेंस की बात करूं जो बार्स वगैरह को दिया जाता है तो तकरीबन 170 करोड़ आता है।
और इसके अलावा रिटेल से 40 करोड़ के आसपास और आता है। कुल मिला के 6,574 करोड़ का एक्साइज का रेवेन्यू है। और अगर ये नई एक्साइज पॉलिसीज को लागू कर दिया जाए तो किस तरीके से और क्या उसका भला और बुरा होगा, अभी वो सोचने का सुअवसर मैं आपको दूंगा। लेकिन उससे 2,000 करोड़ का अंदाजन अतिरिक्त रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है। यानी ये रेवेन्यू जनरेट करना ही मकसद है, बाकी सब तो कहने की बात है। लेकिन इसके लिए किया क्या गया, आप समझना यह जरूरी है। पुरानी और नई एक्साइज पॉलिसी में क्या अंतर लाए गए वो समझना जरूरी है। आप हैरान हो जाएंगे दोस्त। पहले 720 दारू की दुकानें या दारू के ठेके दिल्ली में थे और अब जो प्रपोज्ड है वो है 916, जिनमें से 850 को तो परमिशन मिल चुकी है, वो खुलने शुरू हो चुके हैं और खुल चुके हैं। इतना ही नहीं, इसमें से पहले 720 में से 40% मात्र प्राइवेट थे और 60% सरकारी हुआ करते थे। वो लोग जो कहते हैं मोदी ने देश बेच दिया, सब प्राइवेट के हाथों में दे दिया, उन्होंने सारी की सारी इंडस्ट्री प्राइवेट के हाथ में देते हुए टोटल गवर्नमेंट का शेयर 0% करते हुए 100% इसको प्राइवेटाइज करने का निर्णय कर लिया और ये लागू भी कर दिया। एक लाइसेंस जो वेंडर लेता है उससे फीस ली जाती थी 8 लाख रुपया साल का, जो कि अब बढ़ा के कर दिया गया है सिर्फ, आपको हैरानी होगी, 75 लाख रुपया साल का। और आपको बताऊं कितना पैसा कहां से इकट्ठा करने के लिए क्या क्या किया गया। मात्र 21 दिन ड्राई डे थे, 365 में से 21 दिन ऐसे चुने हुए थे जो ड्राई डे थे, जिस दिन दारू नहीं मिलेगी। जैसे खास खास हिंदुओं के त्योहार हो गए, खास कोई फेस्टिवल्स हो गए, वो 21 दिन ऐसे थे जब दारू नहीं मिलती थी। अब क्या किया गया मालूम आपको? रेवेन्यू की भूख इतनी थी कि उसके चलते ये 21 ड्राई डे को हटा के मात्र 3 दिन ही ड्राई डे कर दिए गए। यानी अब दिवाली पे भी दारू मिलेगी, जन्माष्टमी पे भी दारू मिलेगी, होली पे भी दारू मिलेगी। खुला दरबार है, जितना मर्जी पीजिए। घर में बच्चों के पास रोटी हो ना हो, बाप रिक्शा चलाने के बाद जो पैसा इकट्ठा करके लाया वो दारू पी के ही घर में आए और घर में आके मारपीट करे। त्योहारों का सत्यानाश हो तो हो, लेकिन रेवेन्यू आना चाहिए। मात्र 3 दिन ड्राई डे कर दिए गए 365 दिनों में से, 21 से कम करके। आप अभी भी अगर हैरान नहीं हुए तो आपको और कुछ बताता हूं। हमारे यहां संस्कृति में थोड़ा दारू का चलन सब जगह अब धीरे धीरे बदलते वक्त के साथ बढ़ने लगा है, लेकिन फिर भी घर परिवार में थोड़ा अंकुश रखा जाता है। बच्चों को इससे दूर रखने का प्रयास किया जाता है, जितना तक हो सके उतना तक तो कम से कम। तो 25 साल इसकी एंट्री एज थी दारू लेने की। ये नहीं देखा गया साहिब से, इसको भी कम करके 21 साल एज कर दिया कि भाई अभी 21 का होते ही तुम दारू के ठेके पे लाइन पे लगने के लिए अधिकृत हो। 25 तक का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। कोई पूछे भला भाई इसकी क्या जरूरत थी? क्योंकि उस स्टडी में कहा गया था कि दिल्ली की यंगर जनरेशन दारू कम कंज्यूम कर रही है। तो यंगर जनरेशन को दारू पिलाने के लिए, देश के भविष्य को अंधेरे में झोंकने के लिए ये 25 साल से उम्र कम करके 21 साल लाने का गलत फैसला कर लिया गया और हम दिल्ली वाले चुपचाप शांति से बैठे रहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चुप नहीं रही, उन्होंने अपना आंदोलन शुरू कर दिया। और अगर मैं आपको और बताऊं तो अगर आप आज देखिए ना, घर में अच्छा खाना नहीं बना, जब हमारे ज़माने में नहीं बनता था ना, हम मन मार के भी वही खा लेते थे। नहीं खाना अच्छा लगता था तो यूं ही सो जाते थे। लेकिन आजकल क्या मालूम चलता है, सुबह उठ के देखते हैं कि बच्चों के कमरे में पिज़्ज़ा का बॉक्स पड़ा है, क्योंकि उन्होंने रात को स्विगी से मंगवा लिया। भला हो या बुरा हो, होम डिलीवरी का आज का ये युग है। अब क्या किया है साहब, आपकी सरकार ने दारू की होम डिलीवरी भी अलाउड कर दी है। तो कोई बड़ी बात नहीं, आप सुबह उठें और आपको बच्चों के कमरे में या किसी अपने जानकार के कमरे में दारू की बोतलें मिलें, क्योंकि उसके लिए उसको लेने जाने की जरूरत नहीं है, घर तक पहुंचाई जाएगी। बचपन से सुनते आए थे कि अच्छी चीजें लेने जाना पड़ता है, बुरी चीजें खुद ब खुद घर आ जाती हैं। वही आज सिद्ध करके दिखा दिया कि आपको दारू की होम डिलीवरी सुनिश्चित करवा दी गई। अभी भी अगर आप हैरान हैं तो और बताता हूं। माइक्रो ब्रिवरीज बनाने का प्रस्ताव है। क्या होती है माइक्रो ब्रिवरी सर?
बियर एक होती है ड्रॉट बियर। ड्रॉट बियर यानी पीपे में इकट्ठी, ड्रम में इकट्ठी रखी गई, सस्ती मिलती है साहब। आप अपना बॉटल लेके बाजार में घूम रहे हैं, रास्ते में माइक्रो ब्रिवरी आपको दिखेगी, वहां से आप ड्रॉट बियर रिफिल कर सकते हैं। सस्ती बियर आपको उपलब्ध करा दी जाएगी ताकि दिन भर आप नशे में रहें। आपका एक्सीडेंट हो तो हो, आपका भविष्य अंधकार में जाए तो जाए, दारू में कमी नहीं आनी चाहिए। आप माइक्रो ब्रिवरी से अपनी बियर रिफिल कराइए और दबादब पीते जाइए। अच्छा, अगर आप किसी पब वगैरह में गए हैं तो पब में पहले 11 बजे के बाद दारू सर्व करना बंद कर दिया जाता था। अब ये नई शराब नीति के अनुसार रात 3 बजे तक आपको मजे से दारू मिलेगी साहब। रात 3 बजे तक आप दारू पी सकते हैं। सोच के देखिएगा आपकी यंग जनरेशन का क्या होने वाला है। जरा ध्यान दीजिएगा, आपकी अस्त व्यस्त जो ऑलरेडी से इतनी हालत खराब है कोरोना के चलते, हेल्थ सर्विसेज की और लोगों की हेल्थ इम्यूनिटी की, दिन प्रतिदिन कोरोना फिर से अपने पांव पसारता जा रहा है हिंदुस्तान में। ऐसे हालात में जब लोगों की इम्यूनिटी और डाउन करने की इतनी तैयारी की गई हो दिल्ली सरकार द्वारा, तो आपका कितना शुभचिंतक होने का वो प्रमाण दे रहे हैं। थोड़ा इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। क्या होगा आपकी संस्कृति का, क्या होगा सभ्यता का, क्या होगा आपके कानूनी व्यवस्था का जब बच्चे रात के 3-3 बजे तक पब में बैठ के दारू पी रहे होंगे। क्योंकि अब तो ये लीगल है साहब, और वो भी 25 साल नहीं 21 साल। नहीं पी पाएंगे तो घर में मंगवा रहे होंगे, सब ओके है। राह चलते माइक्रो ब्रिवरी से अपनी बियर भर रहे होंगे, सब एकदम मस्त मजे में चलेगा साहब, चिंता मत कीजिएगा साहब। पहले क्या होता था ना, एक शर्म सी आती थी कि दारू के अड्डे पे जा रहा हूं, कोई देख लेगा तो। दोस्तों के सामने तो बिल्कुल भी नहीं जा सकता। अब क्या किया जा रहा है, उन सभी दारू की दुकानों को जहां शटर लगे होते थे, ग्रिल लगे होते थे, बढ़िया एकदम आलीशान मॉल की तरह बनाने का पूरा तैयारी हो गई है। 500 स्क्वायर फुट का कारपेट एरिया चाहिए। जितनी नई शराब की दुकानें खुल रही हैं, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि 850 दुकानें, जो कि आगे 916 होने वाली हैं, उनमें आप मस्ती से जाइए, पिक एंड चूज कीजिए, दोस्तों के साथ जाइए, स्टेटस सिंबल बनाइए। प्रेस्टीज क्वेश्चन है ये तो, इसलिए अब कोई किसी तरह का डर नहीं है, किसी तरह का अंकुश नहीं है, किसी तरह का मन में दुविधा नहीं है। यानी एक जो गलत चीज है दारू, ऐसा दिमाग में बच्चे के डाला जाता था और उसको उस रास्ते पे चलने से रोका जाता था, वो उसके दिमाग को अब एकदम साफ कर दिया जा रहा है। अरे कोई गलत चीज नहीं है, मॉल की तरह जाइए, पिक कीजिए, स्टेटस सिंबल है, प्रेस्टीज है, ये तो अब चलेगा, अब तो ऐसा ही चलेगा। ये आपकी संस्कृति का बेड़ा गर्क करने की तैयारी हो रही है दोस्त। इतना ही नहीं, 5 तो इस तरह के सुपर स्टोर बनाए जाना प्रस्तावित है, जिनका फ्लोर एरिया 500 स्क्वायर फुट नहीं 2500 स्क्वायर फुट होगा। मेगा मॉल की तरह, मल्टी ब्रांड्स की तरह, इंपोर्टेड की बाहर होगी वहां। और इतना ही नहीं, एक अलग से वहां पे टेस्टिंग का चैम्बर भी होगा कि वहां आप जाके दारू टेस्ट कीजिए, जो अच्छी लगे वो लीजिए। यानी इतना सुविधाजनक बना दिया जाएगा दारू को बेचना और खरीदना कि कैसे रोक पाएंगे आप अपने बच्चों को, कैसे संभाल पाएंगे इन बिखरती हुई सामाजिक वैल्यूज को, कैसे संजो के रख पाएंगे अपनी आने वाली विरासत को देने वाली संस्कृति को। मेरी तो समझ से बाहर होता जा रहा है कि अपने रेवेन्यू के लिए कोई किस हद तक जा सकता है। बड़ा चिंता का विषय होता चला जा रहा है। अभी भी अगर आपको लगता है बहुत कुछ नहीं सुना आपने, तो और सुनिएगा। ये जो दारू के ठेके खुल रहे हैं ना जगह जगह पे, ये अब नॉन कन्फर्मिंग एरियाज में भी खुलना अलाउड है साहब। L7V परमिट इनको दिया जाएगा, और जिसके चलते ये अनअप्रूव्ड मार्केट्स में भी धड़ाधड़ खुलते चले जा रहे हैं। वो तो भला हो भारतीय जनता पार्टी का, जिसने अपने तीनों निगमों को यह आदेश दे दिया है कि कोई भी इस तरह से अनअप्रूव्ड मार्केट में या नॉन कन्फर्मिंग एरिया में ठेका जो भी है, उनको तत्काल रूप से सील कर दिया जाए। वरना तो आपकी सरकार ने तो हर जगह, गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में इनको खोलने का पूरा जुगाड़ कर दिया। भले ही पास में स्कूल हो, भले ही पास में अस्पताल हो, भले ही रेजिडेंशियल कॉलोनी हो, कोई चिंता नहीं, दारूबाज वहां खड़े मिलेंगे। चाहे आपकी माँ और बहन वहां से गुजरने में 10 बार सोचे। चेन स्नैचिंग कितनी हो, कोई चिंता नहीं है। असामाजिक तत्व भीड़ लगाए रहे हैं आपके घरों के आसपास, कोई लेना देना नहीं है। रेवेन्यू आना चाहिए साहब, सबसे बड़ी बात। और हिपोक्रेसी की हाइट देखिए, वही लोग जो पंजाब में जाके नशा मुक्ति की बात करते हैं, वो दिल्ली को नशा में डुबोने की बात करते हैं। वही लोग जो पंजाब जैसे प्रदेश में, जहां पे आने वाला जो रेवेन्यू है टोटल पंजाब का,
वो इस समय माइनस में है क्योंकि वो कर्जे में स्टेट चल रही है। जितना उनका खर्चा है उससे कम उनकी आमदनी है उस स्टेट की। उसके बावजूद वहां पे लाखों करोड़ रुपया बहाने को तैयार हैं, घोषणाएं करने को तैयार हैं। हम हर महिला को 1,000 रुपया देंगे, फलाना ढमकाना, कहां से देंगे पता नहीं, रेवेन्यू की कोई चिंता नहीं। लेकिन यहां पे दिल्ली में रेवेन्यू के लिए ही पूरी संस्कृति को डुबोने की तैयारी चल रही है। क्या हो रहा है, हर वार्ड में 2 से 3 ठेके खोले जाने का प्रस्ताव है जिसके ऊपर अमल किया जा रहा है। अभी भी अगर आपको लगता है और कुछ सुनना बाकी है तो एक चीज और आपको बता देता हूं। जिन बैंक्वेट्स में, हॉल्स में आप नित्य अपने फंक्शन करते हैं ना, पहले उनको हर बार हर फंक्शन के लिए एक बार चलने वाला एक परमिट लेना होता था। वो परमिट होता था P10, P11, P12, P13 कई तरह का, लेकिन हर बार का एक परमिट होता था। तो इसलिए वो ग्राहक से पूछते थे, भाई दारू पिलाओगे तो हम परमिट ले लें, नहीं पिलाओगे तो नहीं ले लें। लेकिन अब क्या किया जा रहा है, अब ये जो बैंक्वेट हॉल हैं इनको परमिट, ये P10, 11, 12 एक बार का नहीं बल्कि इनको साल भर का L38 में एक ही बार परमिट दे दिया जाएगा। अब सोचिएगा, जिस बैंक्वेट वाले ने एक ही बार पूरे साल भर का मोटा पैसा देके परमिट ले लिया, अब वो तो आपको दारू पिलाने के लिए प्रोत्साहित करेगा ही करेगा, दारू परोसने के लिए आपको नई नई ऑफर्स देगा ही देगा। यानी हर तरीके से भरसक प्रयास ये है कि कैसा भी करके आने वाली पीढ़ियों को दारू में ऐसा डुबो दिया जाए कि ना उनको अपनी सुध रहे, ना सुध रहे, ना उनका दिमाग काम करे, ना उनकी प्रतिभा बाहर निकल के आए। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे संस्कार सबको निस्ते नाबूद करते हुए फिर चाहे जितना भी गलत से गलत क्यों ना हो, हमारे भविष्य के साथ, हमारे देश के भविष्य के साथ, हमारे देश की यंग जनरेशन को खोखला बनाते हुए भी, लेकिन रेवेन्यू अगर मिल रहा है कोई चिंता नहीं। लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि भारतीय जनता पार्टी जैसी एक पार्टी तो है कम से कम जो इसके खिलाफ आवाज उठा रही है, पुरजोर आवाज उठा रही है, चाहे हस्ताक्षर अभियान करके, चाहे निगमों को कह के, इनको सील करवा के, चाहे चक्का जाम करके। तो इसलिए मैं डॉक्टर आशीष आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि अगली बार जब आप कहीं इस शराब नीति का विरोध होता देखें तो ये ना सोच लें मेरी तरह कि ये राजनीति से प्रेरित है। अगर आप कहीं चक्का जाम देखें तो ये सोचने की गलती ना करें कि ये व्यक्ति कोई राजनीतिक व्यक्ति होते हुए आपको परेशान कर रहा है, आपका रास्ता रोक रहा है, बल्कि आपके दिमाग में ये आना चाहिए, ये मुझे नहीं रोक रहा, ये मेरी तरफ बढ़ते हुए काल चक्र के उन काले कदमों को रोक रहा है जो मेरी संस्कृति को, मेरे बच्चों को, मेरे भविष्य को खोखला करने के लिए तैयार है। अरे हम अक्सर सुना करते थे यार, बहुत हल्का एग्जाम्पल दूंगा लेकिन दिल को छूने वाला है। कहते हैं कि अगर एक कुत्ते के बच्चे की तरफ भी कोई कदम बढ़ाए ना तो वो कुत्ता भी शेर जैसा हो जाता है, क्योंकि बच्चे सबको बड़े प्यारे होते हैं। यहां तो हमारे बच्चों का भविष्य नाश करने की पूरी तैयारी है। अब तो जागो, अब तो उठो, अब तो सोचो है दिल्ली वासियों कि आपको क्या करना है, इस नीति का विरोध करना है या इसका समर्थन करना है। अगर आप चुप रहे तो वो भी समर्थन जैसा ही होगा, क्योंकि मौनम स्वीकृतम लक्षणम। इसलिए आप जिस भी तरीके से हो सकता है बात करके, कह के, लिख के, सोशल मीडिया पे इसके विरोध में अपनी आवाज़ उठाएं और अपनी दिल्ली को शराब नगरी बनने से रोकने का अपना भरसक प्रयास करें। यही आपसे उम्मीद है, यही आपसे प्रार्थना है, यही आपसे विनती है। उम्मीद है आप मेरी बात को समझेंगे। जय हिंद, जय भारत।